बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गाज़िस लॉ। आपने इन एप्लीकेशंस के अंदर सीखना क्या, सबसे मेन जो पॉइंट है ज़रा वो सुन लीजिए। बच्चों, आपको डिफरेंट सिचुएशंस दी जाएंगी और इन सिचुएशंस के अंदर गाज़िस लॉ को अप्लाई करते हुए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। जैसा इससे प्रीवियस एप्लीकेशन में आपने सीखा था कि आपके पास एक स्फीयर था जिस पर पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी और उसके सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना था। तीनों केसेस के अंदर आपने अप्लाई किया था गाज़िस लॉ को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था। बिल्कुल इसी तरह से एक एप्लीकेशन यहाँ पर हमारे पास है। ये एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, यानी बहुत बड़ी इनफाइनाइटली लार्ज एक शीट है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और इसके करीब कोई एक पॉइंट पी है, उस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक रिलेशन ड्राइव किया था, E इज इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्केल। तो हम इस रिलेशन को इस्तेमाल करके क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते। तो बच्चों, याद रहे कि ये जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का, ये आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हो। आपको याद होगा ये फार्मूला जब आपने ड्राइव किया था तो आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया था और उसके अराउंड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी और आपने कहा था कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, वहाँ पे आप टेस्ट चार्ज को रखते हैं और चेक करते हैं कि अगर इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई हो तो मतलब यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है, कम फोर्स अप्लाई हो तो यहाँ पर फील्ड जो है वो वीकर है। उसी रिस्पेक्ट से हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज है। यहाँ पर कूलम फोर्स की वैल्यू पुट करके आपको ये रिलेशन मिला था, E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्केल। तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि ये जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए है। ठीक है। अब आपको हर बार ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी जहां पर आपको कोई एक सिंगल चार्ज या पॉइंट चार्ज मिल जाएगा। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ चार्जेस में बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर चार्जेस पाए जा रहे हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर आप ये रिलेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह जो इससे प्रीवियस एप्लीकेशन थी, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करनी थी तो वहाँ पर भी आपने बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, तो वहाँ पर भी पॉइंट चार्ज का केस नहीं था, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए गाज़िस लॉ का सहारा लेना पड़ा था। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास ये सिचुएशन है, तो आपने यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप गाज़िस लॉ का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि बेसिकली हम गाज़िस लॉ को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ये फार्मूला इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द गाज़िस लॉ, राइट। ओके, तो बच्चों आज का जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्या है कि हमारे पास एक शीट है, इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़ी शीट है, इसकी कोई हद नहीं है, इनफाइनाइट शीट है। अब उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो हमने इसको छोटा सा एक पोर्शन जो है वो यहाँ पे शो किया। ये इसका छोटा सा एक पोर्शन है, ठीक है, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जी हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके करीब हमने कोई एक पॉइंट लिया हुआ, ये पॉइंट P है जो इससे R डिस्टेंस पर है। अगर मैं यहाँ पर ये शीट यूँ बनाऊँ, ये मान लीजिए वो हमारी शीट है और यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P का इस शीट से फासला कितना है, R डिस्टेंस है यहाँ से। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इस शीट की वजह से हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। और आपको मैं ये बता दूं कि इसके ऊपर जो हमने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो किस तरह से होंगी, ये इस तरह से, इस तरफ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आएंगी बाहर को, और ये ऐसा क्यों होगी इस तरह की, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। यहाँ से आउटवर्ड ऐसे हो जाएगी, ये बिल्कुल इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये जो पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा करीब है ना, इनकी फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो आपस में इंटरेक्शन से बिल्कुल इस तरह से पैरेलल फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई ऐसी फील्ड नहीं मिलेगी जो इधर गुजर रही है, जो इधर गुजर रही है, जो इधर वाली तो होगी, ये वाली तो होगी, मगर ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। ठीक, इधर वाली ऐसी कोई नहीं होगी, इधर वाली कोई नहीं होगी, क्योंकि ये चार्जेस बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसकी फील्ड, इस चार्ज की फील्ड और इस चार्ज की फील्ड आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं, इंटरेक्ट करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें बिल्कुल स्ट्रेट और पैरेलल देती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, इस पेज से ऐसे निकलेंगी और इस तरफ से ये ऐसे निकलेंगे, बस इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं होगी। यहाँ से इस तरह की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, इस डायरेक्शन में नहीं होगी, इधर भी नहीं होगी, इधर भी नहीं होगी, सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी और हमारे पास ये इस डायरेक्शन में होगी।
ये वाली और ये वाली, दो डायरेक्शन। इसीलिए अपने माइंड में ये बिठा लें ये चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पेज से ऐसे बाहर आ रही होंगी और इस पेज से इस तरफ को ऐसे बाहर को आ रही होंगी। समझ गए? ओके, चलिए। तो बच्चों अब हमने इसको पेपर में लिखना है किस तरह, साथ साथ आपको वो पॉइंट भी बताता जाता हूँ। आपने सबसे पहले बताना है कि एक हमने कंसीडर करनी है एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, जिसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है जी, सिग्मा। ये सिग्मा से हम जो है वो चार्ज डेंसिटी को शो करते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ये चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, यानी किसी यूनिट एरिया में कितना चार्ज पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी शीट है, इनफाइनाइटली लार्ज है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है यानी किसी यूनिट एरिया में कितना चार्ज पाया जाएगा वो सिग्मा से उसको डिनोट करते हैं हम, ठीक है। ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। अब उसके करीब अपने एक पॉइंट लेट करना है, पॉइंट पी है, जो उससे कुछ डिस्टेंस आर पर पाया जा रहा है, ठीक है। किससे? इस शीट से। जैसे मैंने आपको बताया ये शीट है, तो यहाँ से पी पॉइंट जो है ना यहाँ से आर फासले पर है, जिस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब आप जानते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं या गासेस लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं गासेस लॉ के थ्रू, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक क्लोज सरफेस कंसीडर करनी पड़ती है, गाशियन सरफेस जिसे कहते हैं, आपको इमेजिन करनी पड़ती है। और आपने लास्ट टाइम जो है वो एक स्फेरिकल गाशियन सरफेस कंसीडर की थी, ठीक है। आप स्फेरिकल भी ले सकते हैं, आप इस तरह से क्यूबिक शेप में भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में भी ले सकते हैं। ये देखें ऐसे ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो कोई भी शेप आप ये ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जो शेप है वो ज़्यादा मतलब सूटेबल है, आपको आसानी से फ्लक्स कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करेगी। देखिए आपने स्फेरिकल भी ले सकते हैं, आप ये सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं, आप इस तरह की शेप भी ले सकते हैं, आपको इरेगुलर शेप भी ले सकते हैं, लेकिन हम वो शेप गाशियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे कि जिसमें से हमें फ्लक्स को कैलकुलेट करना आसान हो। सही है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमने जो है वो एक सिलेंड्रिकल जो है वो गाशियन सरफेस इंक्लोज की है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से, इस पेज में से, ठीक है, इस पॉइंट में से यहाँ पर ऐसे हमने इसमें से गुजरा, ये समझ लीजिए जैसे एक पाइप होता है ना, इसमें से यूँ पास कर रहा है, ठीक है। ओके जी, तो ये एक आगे जी हमारे पास क्लोज सरफेस जिसको हम गाशियन सरफेस कहते हैं। तो आप मेंशन करेंगे कंसीडर अ गाशियन सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप की हमने गाशियन सरफेस कंसीडर कर ली है। अब इसके दो फेस हैं, ये हमारे पास फ्लैट फेस है इसके, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों का जो सरफेस एरिया है उसको हमने ए से शो किया। ए सरफेस एरिया इसका है और ए ही एरिया इसका है। और एक हमारे पास इसका ये जो पाइप, जैसे अगर मैं कहता हूँ ना, देखें एक इसका ये वाला फेस है, ये फ्लैट फेस, एक इसका ये फ्लैट फेस, और एक ये वाली भी है, ये वाला, ये भी एरिया है। इसको मैं ए डैश से शो कर देता हूँ। ये एरिया कितना है जी, ए डैश, ठीक है। ये दोनों इक्वल है ना, इसलिए मैंने ए और ए शो कर दिया। ये वाला जो है ये उससे डिफरेंट है, तो मैंने उसको ए डैश से शो कर दिया। ये तीन हमारे पास एरियाज इस वक्त आ रहे हैं। ओके, तो अब जब आप इस्तेमाल करते हैं गाज़ीज़ लॉ को, तो गाज़ीज़ लॉ को इस्तेमाल करने से पहले आपको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि गाज़ीज़ लॉ जो है वो क्या होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल फ्लक्स यहाँ पर उसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ती है। तो आपने क्या करना है जी, इसमें से इस क्लोज सरफेस में से पहले टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करके रखना है, फिर गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो हमारे पास जो है वो इस वक्त तीन सिचुएशंस है। एक ये फेस है, फ्लैट फेस, दूसरा ये फ्लैट फेस है, और तीसरी ये कर्व इसकी सरफेस जो है। ये तीन सरफेस, तीनों में से अलग अलग हमने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, फिर हम गाज़ीज़ लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी फ्लक्स थ्रू द राइट फ्लैट सरफेस। ये वाली जो फ्लैट सरफेस है, ये वाली, ठीक है। ये मैं यहाँ पर जो शेप शो की है, ये वाली, ये यहाँ पर ये। तो आपको पता है कि जो वेक्टर एरिया होता है वो हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो वेक्टर एरिया वैसे आउटवर्ड है, ठीक है ना। ये मैं अगर इस पे एरो लगा दूं ऐसे, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर एरिया इस तरह आउटवर्ड, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यहाँ से ऐसे आउटवर्ड आ रही, क्योंकि देखो मैंने आपको ये सिचुएशन बताई है। ये देखो, ये अगर हमने जो गाशियन सरफेस कंसिडर की हुई है वो इस तरह से कंसिडर की है यहाँ से, ये तो ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इधर से यूँ बाहर आ रही है ऐसे, ये ई है हमारी, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो यहाँ से यूँ बाहर आ रही है, ये ई, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लाइन और ये जो हमारे पास वेक्टर एरिया वो भी ऐसे आउटवर्ड है। तो यहाँ पर हमने इस राइट फ्लैट सरफेस पे जब फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो इसको हम फाई ई, का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
फाई का मतलब फ्लक्स है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ये पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको हम फाई ई वन से शो करेंगे, फाई ई वन, वरना सिंपली आप फाई वन भी कह सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये किसके इक्वल होता है जी, ई डॉट ए के। फार्मूला आपको आता है फ्लक्स कैलकुलेट करने का। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डॉट ए जो है हमारे पास वेक्टर एरिया है, तो ए डॉट बी का फार्मूला आपको याद है, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा होता है ना। तो उसी रिस्पेक्ट से हमने लिखा ये ई ए कॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या है जी, एंगल। अब जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है और वेक्टर एरिया भी इसी डायरेक्शन में है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये पैरेलल होंगे तो यहाँ पर एंगल थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 0 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने थीटा की जगह पे 0 कर दिया, तो cos 0 डिग्री पे कैलकुलेटर से चेक करेंगे आपको 1 मिलेगा। 1 इंटू ई ए, आपके पास सिंपली ई ए आ गया। फिर आप दूसरी फ्लैट सरफेस पे आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो बात याद रखें कि जो भी आप गाशियन सरफेस कंसीडर करते हैं ना, उस गाशियन सरफेस के ऊपर वो पॉइंट पाया जाना चाहिए जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये जो फ्लैट सरफेस है, ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट पी इस फ्लैट सरफेस के ऊपर हमने इस वजह से रखा है, इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो दूसरी फ्लैट सरफेस पे आ रही है, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फ्लैट सरफेस, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसीजर। ये देखें, मैंने बताया था इधर से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स इधर भी आ रही है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स यहाँ से ऐसे बाहर को आ रही है ई, और वेक्टर एरिया वो यहाँ से देखें जी, ये हमारे पास वो सरफेस आ गई, तो वो वेक्टर एरिया सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन हमारे पास फिर ये बनती है। तो वेक्टर एरिया इधर को आ गया ए, ठीक है, मैं इसके ऊपर ऐसे एरो बना देता हूँ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इधर को आ रही है, तो दोनों क्या है, पैरेलल। तो इस केस में भी एंगल थीटा क्या होगा आपके पास, 0 डिग्री होगा। तो बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पर अगेन लिखोगे जी फ्लक्स ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 2 का मतलब ये सेकंड हमारे पास वो केस आ गया, पहला केस कर लिया, सेकंड केस आ गया। फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फ्लैट सरफेस फाई ई टू इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब ई डॉट ए को अगेन उसी तरह से ई ए कॉस थीटा लिखते हैं, तो ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल कितना है, 0 डिग्री। कॉस 0 पे 1 होता है, तो 1 इंटू ई ए, सिंपली आपको मिल गया ई ए। तो ये दोनों फ्लैट सरफेस से, इस भी फ्लैट सरफेस से और इस वाले फ्लैट सरफेस से, दोनों से आपने फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है इस वाली कर्व सरफेस की। अब जरा बात बड़े ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर ये बनाता हूँ, देखो जी, ये हमारे पास वो जो एक पाइप मान लीजिए ऐसे जो है, ये गाशियन सरफेस का एक एंड है, ठीक है। अब इसकी जो ये वाली सरफेस है, ये वाली, ठीक है ना, इसके ऊपर जो वेक्टर एरिया होगा वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर यानी इस तरफ होगा। इधर से वेक्टर एरिया कैसे होगा हमारे पास, ये इधर होगा, और इधर से यानी तमाम डायरेक्शन में ऐसे जो है ना, ये ऐसे अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ऐसे, इस तरह से, ऐसे 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 इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में सीधी बाहर को आ रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे इधर को निकल के यूँ आ रही हैं, ये ऐसे। तो मुझे बताइए इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री नहीं है क्या, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर शो कर सकूँ तो ये मान लीजिए हमारे पास गाशियन सरफेस है ये। अब हमने, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली जो ये कर्व सरफेस है, ये इसकी बात, इसका वेक्टर एरिया यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, इधर से नीचे है, इधर से ऐसे, यानी तमाम डायरेक्शन में ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर को जा रही हैं आपकी तरफ, ऐसे आ रही हैं ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं और वेक्टर एरिया ऐसे है। तो हर पोजीशन के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर चेक कर लें, तो ये इसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके वेक्टर एरिया के साथ क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर के केस के अंदर आपके पास थीटा का बन जाता है यहाँ पर 90 डिग्री। तो इसका जो एरिया है उसको हमने ए डैश से शो किया है। तो फ्लक्स जो है वो E3 कह लें, फ्लक्स ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये थर्ड पार्ट है इसको E3, उसको हमने ई डॉट ए डैश लिखा हुआ है, ए डैश, यानी पता लगा कि इसका एरिया बराबर था इसलिए ए लिखा, ये एरिया इनसे डिफरेंट है इसलिए ए डैश लिखा मैंने, सही है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये इसको 0 कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे रीजन दे दें क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स इस कर्व सरफेस से पास नहीं कर रही, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि कर्व सरफेस में वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। डायरेक्टली भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया भी क्यों फ्लक्स 0 होता है। तो आपके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया यहाँ पर ए डैश है, और cos ऑफ 90 एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। तो cos 90 पे 0 होता है, 0 इंटू समथिंग इज आल्सो 0। तो यहाँ पर जो थर्ड में, इस केस में ये जो कर्व सरफेस है इसकी, ये वाली, ये कर्व सरफेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर क्यों नहीं आ रही, तो फ्लक्स इस केस में 0 होगा। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही हैं, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही हैं, इस सरफेस से फ्लक्स होगा, इस सरफेस से फ्लक्स होगा, लेकिन ये जो कर्व सरफेस है इसके अंदर से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा।
ठीक है, ओके जी। तो उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ गए होंगे। तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। टोटल फ्लक्स को F5E से शो किया मैंने, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 तीनों को आप ऐड करेंगे। इसकी वैल्यू हमें EA मिली थी, इसकी वैल्यू भी EA मिली थी, इसकी वैल्यू 0 मिली थी। तो एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होता है, इसलिए EA प्लस EA 2EA हो गया। ये आ गया जी हमारे पास टोटल फ्लक्स, जो कि करना ज़रूरी था। फ्लक्स टोटल बनाएंगे तो फिर ही हम गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। ओके, तो आपके पास जो गाज़ीज़ लॉ है वो क्या है? वो है जी आपके पास phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, गाज़ीज़ लॉ का, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज, राइट। ओके, तो अब यहां पर ये जो टोटल फ्लक्स है वो कितना हमने कैलकुलेट करके रखा है, 2 टाइम EA यहां पर लिख दिया। अब टोटल चार्ज, कितना चार्ज है जी, ठीक है, तो वो हम चार्ज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला लिखना, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें भाई, चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अब उस यूनिट एरिया में कितना चार्ज पाया जा रहा है, ये एरिया इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको क्यू की वैल्यू मिलेगी। क्यू इज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ तो क्यू जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा A टाइम सिग्मा, ठीक है, A टाइम सिग्मा ये आ गया, ठीक है। तो ये क्यू की जगह पर आपने वैल्यू पुट कर दी A इंटू सिग्मा, यानी चार्ज डेंसिटी, और इसकी जगह पर आपने ये फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो A है इधर भी है और इधर भी, दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2E, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन, ठीक है। इसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ गए, ये हमारा वो फाइनल रिलेशन है, राइट। अच्छा, ये था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वेक्टर, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो आपको फिर साथ में क्या करना है, जब वेक्टर फॉर्म इसकी लिखनी है तो आप इसके ऊपर छोटा सा एरो बना देंगे और साथ में एक यूनिट वेक्टर मेंशन करेंगे आर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन किधर होती है, ये आपको मैंने यहाँ पर शो भी किया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे आउटवर्ड, इस सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये आगे जी इसकी वेक्टर फॉर्म E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में यूनिट वेक्टर आर के ऊपर छोटा सा कैप डालेंगे ताकि पता लगे ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है, ओके। ये आगे इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। यहाँ पर एक बात याद रखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। ई डिपेंड कर रही है जी, ये जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी कम या ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर कम या ज़्यादा हो सकती है। नंबर 2 पे ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, ये परमिटिविटी के ऊपर, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो क्या है कि ये E जो है वो R पर डिपेंड नहीं कर रही। R क्या था हमारा, वो डिस्टेंस था, यानी इस पॉइंट P से इस शीट तक जो फासला था वो R पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर डिपेंड करती तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन R का मौजूद होता, तो E R पर डिपेंड नहीं कर सकती। यानी आप ये पॉइंट यहाँ पर ले लो या इससे थोड़ा दूर इस फासले पर ले लो या इससे भी थोड़ा दूर इस फासले पर ले लो, ये पॉइंट आगे ये पीछे करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये बात जो है वो बच्चों को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना जो है वो मुश्किल होता है। किस तरह से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो चीज़ सीखी होती है वो ये सीखी होती है कि अगर हमारे पास ये एक पॉजिटिव, चले यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज को रखते हैं, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होगी। अगर यहाँ से हम यहाँ ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लो हो जाएगी। अगर मैं इसको और दूर ले जाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और लो हो जाएगी। ऐसे जैसे जैसे मैं डिस्टेंस इससे मूव करता रहता हूँ, अवे मूव करता रहता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लो होती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। ये बात याद रखनी है आपने। इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से करीब भी आप ले जाएं, आर की वैल्यू कम भी कर लो, ज़्यादा भी कर लो, यानी उस पॉइंट को जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, करीब भी ले जाओ दूर भी ले जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसा क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, किस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ मैं अभी बच्चों, आप एक यहाँ पर एक शीट रखो ऐसे, ठीक है, ऐसे एक शीट रखो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो जी, एक टार्च लेकर आओ। ये आपके पास टार्च है और इस टार्च को आपने इस पोजीशन पे रखा हुआ ऐसे। तो इसकी जो लाइट है ना, वो जब ये करीब है तो ये लाइट इतने एरिया को जो है वो रोशन करेगी ऐसे, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप इसको जो है वो थोड़ा सा पीछे ले जाओ ऐसे, ये यहाँ पर ले जाओ। अब ये क्या करेगी, इससे बड़ा रीजन जो है वो उसको ऐसे, इसका व्यू जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा ऐसे, ज़्यादा उसको लाइट को जो है वो इस रीजन को कवर करेगी। आप थोड़ा सा इसको और पीछे ले जाएँ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। तो अब आपको जो यहाँ पर ये व्यू देगी वो कुछ इस तरह का, ज़्यादा लाइट को फैला के देगी।
इसी तरह से ये जो आपके पास एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज की शीट है, ठीक है। अगर आप इसके करीब कोई एक पॉइंट लेते हैं तो उसका जो फील्ड व्यू है वो थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे, तो यानी कम चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं, तो दूर ले जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम इसलिए नहीं होती क्योंकि इसका जो व्यू है, ठीक है, व्यू ऑफ फील्ड वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी अब ज़्यादा चार्जेस आ रहे हैं जो इसके फील्ड ऑफ व्यू में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी रहती है। अगर आप और दूर चले जाएं थोड़ा सा, तो इसका जो फील्ड व्यू है वो थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, और ज़्यादा चार्जेस उसके रीजन में आ जाते हैं, तो हमारे पास फील्ड इस वजह से जो है ना वो सेम रहती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी एक सीक्वेंस इसकी लॉजिक बता दी है। अब ये बात गौर से अपने बिठा ले अपने माइंड में, वो क्या कि इस शीट से अगर आप एक पॉइंट को दूर लेकर जाते हो या करीब लेकर आते हो, तो करीब या दूर ले जाने से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा तो ये सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी को कम या ज़्यादा करो, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर जो है वो फ़र्क पड़ेगा। आप इस रिलेशन से वाज़ेह तौर पे ये चीज़ देखी जा सकती है। ई जो है वो आपके पास क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये डिस्टेंस आर पर डिपेंड करती तो कोई ना कोई रिलेशन इसके अंदर आर का इसके फार्मूले में लाजमी से शामिल होता, जो कि आपको यहाँ पर आर दिखाई नहीं दे रहा। आर वो डिस्टेंस था जिस डिस्टेंस पे आपने इस शीट से इस पॉइंट को रखा हुआ था, ठीक है, मैंने यहाँ पर शो किया था आपको। तो इसलिए ये बात जान रखो कि इसका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उससे पॉइंट से कहीं दूर भी पॉइंट ले जाओ या करीब ले जाओ, करीब या दूर ले जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि जैसे आप दूर जाते जाते हैं फील्ड ऑफ व्यू जो है वो उसका ब्रॉड होता जाता है, ज़्यादा चार्ज उसके फील्ड में आने शुरू हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो आपके पास सेम ही रहती है। इज़ इट क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।